रामायण एक ऐसा नाम, एक ऐसी कहानी जिसे हम सब ने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सुना ही है। लेकिन क्या हो अगर जो कहानी हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं वो पूरी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो। क्या हो अगर इसकी सच्चाई का सिर्फ एक नहीं बल्कि कई वर्जन हों, ऐसे वर्जन जो अलग अलग कल्चर, अलग अलग जमाने में बदलते चले गए। चलिए आज इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई एक रामायण है ही नहीं। जी हाँ, ये महाकाव्य एक जिंदा कहानी की तरह है। एक ऐसी कहानी जिसे सदियों से अनगिनत बार अलग अलग तरीकों से लिखा और सुनाया गया है। देखिए, एक तरफ तो है वाल्मीकि की संस्कृत रामायण, जिसे आमतौर पर ओरिजिनल वर्जन माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ आज के दौर की रीटेलिंग्स भी हैं, जैसे सीता की रामायण। अब इसमें क्या होता है, पूरी कहानी सीता के नजरिए से बताई जाती है, तो फोकस राम के धर्मयुद्ध से हटकर एक औरत के अनुभव पर चला जाता है, उसके अपहरण, उसके अस्तित्व की लड़ाई पर। मतलब ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक ही कहानी वक्त के साथ इवॉल्व होती है। और सुनिए, ये बदलाव सिर्फ वक्त के साथ नहीं हुआ है। रामायण ने तो देश की सीमाएं भी पार कर ली हैं। पूरे एशिया में इस कहानी को अपनाया गया और अपने अपने रंग में ढाला गया है। सोचिए, थाईलैंड में इसका नाम है रामाक्यन, कंबोडिया में ये रीमकर बन जाती है, और इंडोनेशिया में काकाविन रामायण। अरे, मलेशिया और फिलीपींस में भी इसके अपने अलग वर्जन हैं। हर कल्चर ने इस कहानी में अपनी पहचान, अपनी वैल्यूज को इस तरह से जोड़ दिया है कि ये सच में एक ग्लोबल एपिक बन चुकी है। और ये कितना दिलचस्प है कि कैसे कैरेक्टर्स भी लोकल कल्चर में ढल जाते हैं। जो संस्कृत में राम है वो थाईलैंड में फ्राराम हो जाते हैं। सीता बन जाती है नांग सिडा, और पावरफुल विलन रावण को वहां थॉट्सकन के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, समझे, ये कहानी को वहां के लोगों के लिए अपना बनाने का एक तरीका है। खासकर थाईलैंड के रामाक्यन की बात करें तो उसको आर्ट में इतनी खूबसूरती से पिरोया गया है ना, कमाल है। कहानी सिर्फ किताबों या शब्दों में नहीं है, बल्कि वहाँ के रॉयल पैलेस की दीवारों पर जो बेहतरीन म्यूरल्स बने हैं उनमें जिंदा है, और इनका विजुअल स्टाइल एकदम अलग, एकदम यूनिक है। अच्छा, अब एक और मजेदार चीज, इंडोनेशिया के जावानीज वर्जन में एक बिल्कुल नया एडिशन है, पुनाकावान। ये कैरेक्टर्स ओरिजिनल इंडियन स्टोरी में हैं ही नहीं, ये हीरोज के क्लाउन सर्वेंट्स हैं। दिखने में थोड़े मोटे, अजीब से, लेकिन असलियत में ये बहुत शक्तिशाली और ज्ञानी जीव हैं जो हीरोज को सलाह देते हैं। सोच के देखिए, ये कितना जबरदस्त एग्जाम्पल है कि कैसे एक कल्चर कहानी में पूरे के पूरे नए कैरेक्टर्स डाल सकता है जो उनकी अपनी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो चलिए अब मुद्दे को थोड़ा बदलते हैं और उस सबसे बड़े, सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल पर आते हैं जो इस कहानी से जुड़ा है। क्या रामायण सिर्फ एक मिथक है, एक काल्पनिक कथा, या फिर इसका कोई हिस्टोरिकल बेसिस भी है? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जोरों शोरों से जारी है। सवाल तो सीधा सा लगता है, पर जवाब उतना ही पेचीदा है। इसे एक प्राचीन सिविलाइजेशन का लिटरल इतिहास माना जाए, या एक ऐसी सिंबॉलिक कहानी जो हमें धर्म और नैतिकता के बारे में कुछ सिखाती है? जो लोग मानते हैं कि ये इतिहास है, वो कुछ सबूत सामने रखते हैं। जैसे महाकाव्य में ग्रहों की जो पोजीशन बताई गई है, एस्ट्रोनॉमर्स ने उसका इस्तेमाल करके घटनाओं को लगभग 7000 साल पुराना बताया है। फिर नासा की सैटेलाइट इमेजेस हैं जिसमें इंडिया और श्रीलंका के बीच एक पुल जैसी चीज दिखती है, राम सेतु। और अयोध्या में जो आर्कियोलॉजिकल खुदाई हुई, वहां एक पुरानी संरचना के अवशेष मिले जिससे एक मंदिर होने का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। कई साइंटिस्ट्स और स्केप्टिक्स इन दावों पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि राम सेतु एक नेचुरल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब कुदरती तौर पर बना हुआ। वो ये भी कहते हैं कि उड़ने वाले रथ या दिव्य अस्त्र जैसी सुपरनैचुरल चीजों को साइंस से वेरीफाई करना तो मुमकिन ही नहीं है। और अयोध्या से मिले आर्कियोलॉजिकल सबूतों की जो व्याख्या है वो भी हमेशा से काफी विवादित रही है। और इसी बहस के बीच ट्रांसपेरेंसी की मांग उठती है। आर्कियोलॉजिस्ट B.R. मणि, जिन्होंने अयोध्या की खुदाई को लीड किया था, उन्होंने कहा था, जनता को रिपोर्ट देखने को मिलनी चाहिए क्योंकि जनता का पैसा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए समाज को भी ये आवश्यक है कि उन्हें सच्चाई बताई जाए। तो ये साफ है कि ये सिर्फ किताबी बहस नहीं है, इसके असर असली दुनिया पर, हम सब पर पड़ते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्राचीन कहानी आज की मॉडर्न दुनिया में इतनी
पावरफुल और इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों बनी हुई है? इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। ये दिखाती है कि रामायण मॉडर्न हिस्ट्री के कितने इंपॉर्टेंट मोमेंट्स से जुड़ी है। 19वीं सदी में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिकल सर्वे से शुरू होकर 2005 में राम सेतु पर जो कनाल प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ था उस तक, और फिर 2010 का वो लैंडमार्क कोर्ट फैसला, ये कहानी बार बार नेशनल डिबेट के सेंटर में आई है। तो साफ है कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई है, ये आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स और विश्वास का एक बहुत बड़ा सिंबल बन चुकी है। इसी के चलते अयोध्या में लीगल बैटल्स चलती हैं, राम सेतु पर एनवायरमेंटल डिबेट्स होते हैं, और यहाँ तक कि हमारे सिनेमा और नेशनल आइडेंटिटी को भी ये शेप करती है। और कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, कुछ नैरेटिव्स में जैसे श्रीलंका में रावण को विलन नहीं बल्कि एक हीरोइक फिगर की तरह भी देखा जाता है। ये बताता है कि कहानी कितनी मल्टी लेयर्ड है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब कोई कहानी लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन, आइडेंटिटी और मीनिंग का इतना बड़ा जरिया बन जाए, तो क्या सच में इतिहास और विश्वास के बीच की वो बारीक सी लकीर इतनी मायने रखती है? शायद इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है।